स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आज की रात आपने हमारे साथ सोक्रेटिस की माफी पढ़ने का निर्णय लिया है। यह आपकी पसंद को दर्शाता है जब लोग सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं या किसी सीरीज को बिंज कर रहे हैं। आप ज्ञान के इस अथाह सागर में गोता लगाने का चुनाव कर रहे हैं। सोक्रेटिस की माफी एक असाधारण पुस्तक है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सोक्रेटिस के जीवन और उनकी विचारधारा का अमर दस्तावेज है। यह हमें दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यह पुस्तक आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने सत्य के लिए इतना साहस रख सकते हैं। प्लेटो, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है, सोक्रेटिस के प्रिय शिष्य थे। प्लेटो का जीवन और उनका दर्शन शास्त्र आज भी ज्ञान की दुनिया के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने सोक्रेटिस की विचारधारा को संजोया और हमें प्रस्तुत किया। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। सत्य के लिए साहस का अद्वितीय उदाहरण। प्लेटो, सोक्रेटिस के शिष्य और प्राचीन ग्रीक दर्शन के महान विचारक, ने इस पुस्तक को सोक्रेटिस के विचारों और जीवन को अमर बनाने के लिए लिखा। वह ज्ञान के प्रति अपने गुरु की समर्पणता से प्रेरित होकर इस रचना की। रात के इस मधुर पल में, जब दुनिया धीरे धीरे सो रही है, आइए मिलकर एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आज से 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सत्य के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, जिसने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई और जिसे इसकी सजा मिली। सोक्रेटिस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर क्यों और कैसे आरोप लगाए गए थे? आज की रात हम इसी की गहराई में जाएंगे। एथेंस की गलियों में घूमते हुए सोक्रेटिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। वे तो बस लोगों से बात करते थे, सवाल पूछते थे और सत्य की खोज करते थे। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई व्यक्ति समाज के स्थापित नियमों पर सवाल उठाता है? क्या होता है जब कोई युवाओं को सिखाता है कि अंधविश्वास पर सवाल करना जरूरी है? एथेंस के शक्तिशाली लोगों को लगा कि यह व्यक्ति खतरनाक है। सोक्रेटिस पर लगाए गए आरोप कुछ इस तरह थे। पहला, कि वे देवताओं में विश्वास नहीं करते और नए देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरा, कि वे युवाओं को भ्रष्ट करते हैं। तीसरा, कि वे समाज के लिए हानिकारक हैं। ये आरोप सुनकर आज भी हैरानी होती है, क्योंकि सोक्रेटिस तो केवल सवाल पूछते थे। लेकिन शायद यही तो समस्या थी, सवाल पूछना। मेलेटस, एनीटस और लाइकॉन, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मेलेटस एक कवि था, एनीटस एक राजनेता था और लाइकॉन एक वक्ता था। ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, लेकिन एक बात में सभी एकमत थे, सोक्रेटिस को रोकना होगा। अब जरा सोचिए, आज भी क्या ऐसा नहीं होता? जब कोई व्यक्ति स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलकर उसका विरोध करते हैं। मेलेटस का आरोप था कि सोक्रेटिस युवाओं को भटकाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? सोक्रेटिस तो युवाओं को सिखाते थे कि हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। वे कहते थे कि अगर कोई कहता है कि यह सही है, तो पूछो, क्यों सही है? कैसे सही है? इसका प्रमाण क्या है? आज के समय में भी, जब हमारे चारों ओर फेक न्यूज़ और अफवाहों का बोलबाला है, सोक्रेटिस की यह शिक्षा कितनी प्रासंगिक है।
वे युवाओं को भ्रष्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धर्म के मामले में भी सोक्रेटिस पर आरोप लगाया गया। कहा गया कि वे पारंपरिक देवताओं में विश्वास नहीं करते और नए देवताओं की पूजा करते हैं। यह आरोप बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सोक्रेटिस ने कभी भी देवताओं का विरोध नहीं किया था। हाँ, वे अंधविश्वास का विरोध जरूर करते थे। वे कहते थे कि धर्म का मतलब केवल रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है, बल्कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, और जब कोई इसका विरोध करता है तो उसे धर्म का दुश्मन कहा जाता है। एनीटस का मामला और भी दिलचस्प था। वह एक धनी राजनेता था और उसका बेटा सोक्रेटिस से मिलता था। एनीटस को लगता था कि सोक्रेटिस उसके बेटे को गलत राह पर ले जा रहे हैं। दरअसल सोक्रेटिस ने युवक को सिखाया था कि पिता का धंधा करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि सत्य की खोज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बिना सवाल किए उनके बताए रास्ते पर चलें? और जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने सपने देखने की प्रेरणा देता है, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। लाइकॉन एक वक्ता था और उसे लगता था कि सोक्रेटिस के सवालों से समाज में अशांति फैल रही है। वह चाहता था कि लोग चुपचाप अपना काम करें और व्यवस्था पर सवाल न उठाएं। यह सोच आज भी बहुत आम है। कई बार हमें लगता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, सवाल पूछने से क्या फायदा। लेकिन सोक्रेटिस का मानना था कि बिना सवाल पूछे जीना मृत्यु के समान है। अब जरा सोचिए, क्या ये आरोप वाकई में सोक्रेटिस के कामों से मेल खाते थे? सोक्रेटिस का जीवन देखें तो वे हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े रहे। जब एथेंस में गलत फैसले हो रहे थे तो उन्होंने विरोध किया। जब भीड़ गलत दिशा में जा रही थी तो वे अकेले सही रास्ते पर डटे रहे। फिर भी उन पर आरोप लगे कि वे समाज के लिए हानिकारक हैं। दरअसल सोक्रेटिस की असली गलती यह थी कि उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने दिखाया कि जो लोग खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वे दरअसल कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अंधे होकर किसी की बात न माने। उन्होंने समाज के सामने एक आईना रखा और किसी को भी अपनी सच्चाई देखना पसंद नहीं आता। आज के समय में भी जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। जब कोई शिक्षक छात्रों को आलोचनात्मक सोच सिखाता है तो उसे समाज का दुश्मन माना जाता है। जब कोई कलाकार समाज की समस्याओं को उजागर करता है तो उस पर संस्कृति को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। सोक्रेटिस की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस तरह सत्य के एक खोजी पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन सोक्रेटिस ने हार नहीं मानी। वे अदालत में गए और अपना पक्ष रखा। उनकी यह लड़ाई केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो सत्य की खोज में लगे हैं। आने वाली रात में हम देखेंगे कि सोक्रेटिस ने अदालत में क्या कहा और कैसे उन्होंने अपना बचाव किया। अभी के लिए यह सोचते हुए सो जाइए कि क्या हम भी कभी सोक्रेटिस की तरह सवाल पूछने की हिम्मत दिखा सकते हैं। दोस्तों, आज रात हम एथेंस की उस अदालत में खड़े हैं जहां दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। सोक्रेटिस के सामने सैकड़ों न्यायाधीशों की भीड़ है और हवा में तनाव की वह गंध है जो हमारे यहाँ किसी बड़े पंचायत या कोर्ट के दिन महसूस होती है। लेकिन सोक्रेटिस का पहला जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब सोक्रेटिस बोलना शुरू करता है तो वह कहता है कि वह नहीं जानता कि उसके आरोपियों ने क्या कहा है, लेकिन उनकी बातें इतनी चतुर और प्रभावशाली थीं कि वह खुद ही अपने बारे में भूल गया था। अब जरा सोचिए, यह कैसी बात है। आज के जमाने में भी जब कोई हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाता है
तो हम गुस्से में आकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सोक्रेटिस की शुरुआत ही इतनी अलग है कि आपको लगेगा जैसे कोई संत किसी मेले में बैठकर बात कर रहा हो। वह कहता है कि उसके आरोपी इतने कुशल वक्ता हैं कि उन्होंने सच को झूठ की तरह पेश किया है। यहाँ सोक्रेटिस एक गहरी बात कह रहा है जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। हमारे चारों ओर सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और राजनीतिक भाषणों में यही तो होता है ना। लोग झूठ को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि वह सच लगने लगता है। सोक्रेटिस 2000 साल पहले इसी समस्या का सामना कर रहा था। फिर सोक्रेटिस एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वह कहता है कि अगर कुशल वक्ता होने का मतलब यह है कि आप सच बोलते हैं, तो वह भी एक कुशल वक्ता है। लेकिन अगर इसका मतलब यह है कि आप फूलों भरी भाषा में झूठ बोलते हैं, तो वह बिल्कुल भी कुशल वक्ता नहीं है। यह बात कितनी सादी है, लेकिन कितनी गहरी भी। आज हमारे समाज में भी यही सवाल है ना? क्या अच्छा वक्ता वह है जो लोगों को मुग्ध कर देता है, या वह जो सच कहता है? सोक्रेटिस आगे कहता है कि वह सिर्फ सच बोलेगा, लेकिन वह उसी तरह बोलेगा जैसे वह बाजार में या अपने दोस्तों के साथ बात करता है। यह कितनी खूबसूरत बात है। आज भी जब हमें कोई बड़ी जगह पर बोलना होता है, तो हम अपनी आवाज बदल लेते हैं, अपना लहजा बदल लेते हैं। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि वह वैसा ही रहेगा जैसा वह है। वह न्यायाधीशों से कहता है कि अगर वे उसे किसी नाटक या भाषण की तरह सुनने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वे निराश हो जाएंगे। यहाँ सोक्रेटिस एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रख रहा है। वह कह रहा है कि न्याय का मामला मनोरंजन नहीं है। आज के जमाने में भी हमारी अदालतों में, हमारी राजनीति में, हमारी बहसों में यही समस्या है। लोग सच्चाई से ज्यादा तमाशे में दिलचस्पी रखते हैं। सोक्रेटिस अपनी उम्र का भी जिक्र करता है। वह कहता है कि वह 70 साल का है और यह पहली बार है जब वह किसी अदालत में खड़ा है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो 70 साल जिया हो और कभी अदालत में न गया हो, वह कितना सीधा साधा रहा होगा। आज के समय में भी हमारे गांवों में ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जिन्होंने कभी पुलिस स्टेशन तक का मुंह नहीं देखा होता। वह कहता है कि अदालत की भाषा उसके लिए विदेशी भाषा की तरह है। यह कितनी सच्ची बात है। आज भी हमारे देश में कानूनी भाषा इतनी जटिल है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता। सोक्रेटिस कहता है कि अगर वह विदेशी होता तो लोग उसके लहजे को माफ कर देते, तो क्या वे उसकी सादी भाषा को भी माफ नहीं कर सकते? सोक्रेटिस फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। वह न्यायाधीशों से कहता है कि उनका काम यह देखना नहीं है कि वह कैसे बोल रहा है, बल्कि यह देखना है कि वह जो कह रहा है वह सच है या झूठ। यह न्यायाधीश का धर्म है, जैसे वक्ता का धर्म सच बोलना है। यहाँ सोक्रेटिस न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांत की बात कर रहा है। इस पूरी शुरुआत में सोक्रेटिस एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो आज भी प्रासंगिक है। वह दिखाता है कि कैसे हमारा समाज दिखावे को सच्चाई से ज्यादा महत्व देता है। कैसे लोग शब्दों के जादू में फंसकर असलियत को भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कैसे एक सच्चा व्यक्ति अपनी सादगी में ही सबसे बड़ी ताकत रखता है। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, हमें एहसास होता है कि सोक्रेटिस का यह पहला जवाब सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का बयान है। वह हमें सिखा रहा है कि सच्चाई की अपनी ताकत होती है और वह किसी भी झूठे तड़क भड़क से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। मित्रों, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, तो पाते हैं कि हर कोई यह दावा करता है कि वह जानता है। ऑफिस में बैठा हुआ कोई सहयोगी कहता है कि वह व्यापार के सारे नुस्खे जानता है। कोई राजनीतिज्ञ दावा करता है कि वह देश चलाना जानता है और कोई शिक्षक कहता है कि वह बच्चों को सब कुछ सिखा सकता है।
लेकिन क्या वाकई में ज्ञान इतना आसान है? आज रात हम सोक्रेटिस के साथ इसी सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं। सोक्रेटिस का ज्ञान की परिभाषा के बारे में जो दृष्टिकोण था, वह बिल्कुल उल्टा था उससे जो आम लोग सोचते थे। जब एथेंस के बुद्धिजीवी और सोफिस्ट कहते थे कि वे सब कुछ जानते हैं, तो सोक्रेटिस खड़ा होकर कहता था कि मैं तो केवल एक ही चीज जानता हूँ, कि मैं कुछ नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यह कितनी अजीब बात है। एक व्यक्ति जो अपने समय का सबसे बुद्धिमान माना जाता था, वह कह रहा था कि वह कुछ नहीं जानता। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर कहे कि जितना मैं मेडिसिन पढ़ता जाता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मानव शरीर कितना जटिल है और मैं अभी भी कितना कम जानता हूँ। या फिर कोई माँ जो 25 साल से बच्चे पाल रही है, फिर भी कहती है कि हर दिन बच्चों से कुछ नया सीखने को मिलता है। यही तो था सोक्रेटिस का असली ज्ञान। जब डेल्फी के मंदिर से यह संदेश आया कि सोक्रेटिस सबसे बुद्धिमान है, तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ खास नहीं जानता। तब उसने तय किया कि वह एथेंस के तमाम विद्वानों से मिलकर इस पहेली को सुलझाएगा। वह राजनीतिज्ञों के पास गया, कवियों के पास गया, कारीगरों के पास गया। हर जगह उसने पाया कि लोग यह दावा करते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब सोक्रेटिस उनसे गहरे सवाल पूछता था, तो वे अपनी ही बातों में उलझ जाते थे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई हर विषय पर एक्सपर्ट बन जाता है। कोई कोविड के बारे में पोस्ट करता है जैसे वह वायरोलॉजिस्ट हो, कोई अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है जैसे वह अर्थशास्त्री हो। लेकिन जब आप उनसे गहरे सवाल पूछते हैं, तो पता चलता है कि उनका ज्ञान सिर्फ सतह पर है। सोक्रेटिस ने यही चीज 2000 साल पहले पकड़ी थी। सोक्रेटिस के लिए ज्ञान का मतलब था सच्ची समझ, न कि जानकारी का ढेर। वह कहता था कि जब तक आप यह नहीं जानते कि न्याय क्या है, तब तक आप न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं? जब तक आप यह नहीं समझते कि साहस क्या है, तब तक आप सैनिक कैसे हो सकते हैं? और जब तक आप यह नहीं जानते कि प्रेम क्या है, तब तक आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? यह बात आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाती है। हमारे पास गूगल पर हर सवाल का जवाब है, यूट्यूब पर हर स्किल की वीडियो है, लेकिन क्या हमारे पास सच्चा ज्ञान है? सोक्रेटिस कहता था कि जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। जानकारी वह है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान वह है जो आपके जीवन को बदल देता है। अब जरा सोचिए कि सोक्रेटिस की यह बात कितनी गहरी है। वह कहता था कि जो लोग यह सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, वे सबसे ज्यादा अज्ञानी होते हैं। क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता, वही सीखने के लिए तैयार होता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा हर चीज के बारे में सवाल पूछता रहता है। पापा, यह क्यों होता है? मम्मी, वह कैसे काम करता है? बच्चा जानता है कि वह नहीं जानता, इसलिए वह लगातार सीखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम यह सोचने लगते हैं कि हमें सब पता है, और इसीलिए हमारी सीखने की गति धीमी हो जाती है। सोक्रेटिस का प्रसिद्ध वाक्य, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, दरअसल अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। वह कहता था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है। जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसका ज्ञान सीमित है, वही निरंतर सीखने की राह पर चलता रहता है। यह दृष्टिकोण आज के युग में बेहद महत्वपूर्ण है, जब हर कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सपर्ट बनकर बैठा है। सोक्रेटिस हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, दिखावे में नहीं। वह व्यक्ति जो कहता है, मुझे नहीं पता,
वह उस व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान है जो झूठे दावे करता है। सोक्रेटिस ने यह भी समझाया कि ज्ञान केवल बुद्धि का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। उसका मानना था कि सच्चा ज्ञान हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर आप वाकई में न्याय को समझते हैं, तो आप अन्याय नहीं कर सकते। अगर आप सच्चाई को जानते हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह सोक्रेटिस ने ज्ञान को केवल एक अकादमिक विषय न मानकर जीवन का आधार माना। उसके लिए ज्ञान का मतलब था आत्मचिंतन, प्रश्न करना और लगातार सीखते रहना। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, हमें यह समझना चाहिए कि सोक्रेटिस का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो हमारे दिमाग में भरा होता है, बल्कि वह है जो हमारे दिल को छूता है और हमारे जीवन को बदल देता है। आज की रात हम एक ऐसे व्यक्ति की अथाह विचारधारा में गहरे उतरने वाले हैं, जिसने 2000 साल पहले अपने सवालों से पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। सोक्रेटिस, एक ऐसा नाम जो आज भी हर उस इंसान के दिल में बसा है जो सच्चाई की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप सीखते जाते हैं, उतना ही एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं? यही तो था सोक्रेटिस का सबसे बड़ा दर्शन। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उसकी गहराई उतनी ही अनंत है। जैसे गांव की उस बूढ़ी दादी माँ कहती थी, बेटा, जो कुआं जितना गहरा होता है, उसका पानी उतना ही मीठा होता है। सोक्रेटिस की विचारधारा भी कुछ ऐसी ही थी। वह मानता था कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। आज के ज़माने में, जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय देता रहता है, जब हर व्यक्ति अपने आप को हर विषय का एक्सपर्ट समझता है, तब सोक्रेटिस का यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। सोक्रेटिस का जन्म एथेंस में हुआ था, लेकिन उसकी विचारधारा का जन्म उसकी जिज्ञासा और सवालों से हुआ। वह कहता था कि अपेक्षित जीवन जीना व्यर्थ है। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने जीवन की परीक्षा करते हैं? कितनी बार रुककर पूछते हैं अपने आप से कि हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब उस रेल के डिब्बे के यात्री की तरह हैं, जो पूछता ही नहीं कि गाड़ी कहाँ जा रही है, बस भीड़ देखकर चढ़ गया। सोक्रेटिस की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वह लोगों को जवाब नहीं देता था, बल्कि सवाल पूछता था। उसकी पद्धति को आज हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा था जैसे एक कुशल डॉक्टर मरीज से पूछता जाता है, यहाँ दर्द है? यह कब से? कैसा दर्द है? और धीरे धीरे बीमारी की जड़ तक पहुंच जाता है। सोक्रेटिस भी लोगों की सोच की बीमारी का इलाज करता था। वह पूछता था, न्याय क्या है? सच्चाई क्या है? प्रेम क्या है? और जब लोग जवाब देते, तो वह और सवाल पूछता जाता, जब तक कि व्यक्ति को एहसास नहीं हो जाता कि वह वास्तव में उस चीज को समझता ही नहीं जिसके बारे में वह इतने यकीन से बोल रहा था। आज भी अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि खुशी क्या है, तो आप तुरंत जवाब देंगे। लेकिन अगर वह आपसे पूछे कि क्या पैसा खुशी है, तो आप कहेंगे नहीं। फिर अगर वह पूछे कि क्या सफलता खुशी है, तो आप फिर सोचेंगे। और इसी तरह सवाल दर सवाल के बाद आपको लगेगा कि शायद आप खुशी को वास्तव में परिभाषित ही नहीं कर सकते। यही तो था सोक्रेटिस का जादू। वह लोगों को दिखाता था कि वे जो कुछ जानते समझते थे, वास्तव में वे उसे जानते ही नहीं थे। सोक्रेटिस मानता था कि हर इंसान के अंदर सत्य छुपा हुआ है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। वह कहता था कि वह दाई का काम करता है, जैसे दाई बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, वैसे ही वह लोगों के मन में छुपे ज्ञान को जन्म देने में मदद करता है। यह कितनी खूबसूरत बात है। आज भी जब कोई अच्छा शिक्षक पढ़ाता है, तो
तो वह वही काम करता है, वह छात्रों के मन में पहले से मौजूद समझ को जगाता है। लेकिन सोक्रेटिस की विचारधारा का सबसे गहरा पहलू यह था कि वह नैतिकता और ज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता था। उसका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो वह गलत काम कभी नहीं करेगा। यह बात आज के ज़माने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम रोज ऐसे लोग देखते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करते हैं। लेकिन सोक्रेटिस कहता था कि ये लोग वास्तव में नहीं जानते, सिर्फ समझते हैं कि वे जानते हैं। अब जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो रिश्वत लेता है। क्या वह वास्तव में जानता है कि रिश्वत लेना गलत है? सोक्रेटिस कहता कि अगर वह सच्चे दिल से जानता कि यह गलत है, तो वह कभी नहीं लेता। वह सिर्फ दिमाग से जानता है, दिल से नहीं। सच्चा ज्ञान तो वह है जो आपकी आत्मा तक पहुँचे, जो आपके व्यवहार को बदल दे। सोक्रेटिस की एक और अद्भुत सीख यह थी कि बुराई अज्ञान से पैदा होती है, दुष्टता से नहीं। वह मानता था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा नहीं होता। यह बात आज भी उतनी ही सच है। जब आप किसी गुस्सैल व्यक्ति को देखते हैं, तो सोक्रेटिस कहता कि वह अपने गुस्से को समझता नहीं, इसलिए उसका गुलाम है। अगर वह सच्चे अर्थों में समझ जाए कि गुस्सा उसे कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो वह खुद ही छोड़ देगा। सोक्रेटिस का यह भी मानना था कि आत्मा शरीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह कहता था कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा की भी देखभाल करनी चाहिए। आज के ज़माने में जब हर कोई जिम जाता है, डाइटिंग करता है, अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करता है, तब सोक्रेटिस का यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने विचारों की, अपने चरित्र की, अपनी नैतिकता की उतनी ही देखभाल करते हैं? तो आज की रात जब आप सोने जाएं, तो सोक्रेटिस की इस गहरी विचारधारा को अपने दिल में बसा लें। याद रखें कि सच्ची बुद्धिमानी यह जानने में है कि आप कितना कम जानते हैं। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें, अपने जीवन की परीक्षा करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आत्मा की उतनी ही देखभाल करें जितनी अपने शरीर की करते हैं। रात के इस शांत माहौल में, जब दिन की धूल धक्कड़ खत्म हो चुकी है, आइए हम सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आज से 2500 साल पहले एथेंस की अदालत में घटी थी। सोक्रेटिस, वह बुजुर्ग दार्शनिक, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे समाज में कोई सच्चा इंसान जब गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, जब आप पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, तो क्या होता है? दिल में एक अजीब सी बेचैनी, गुस्सा और साथ ही यह चाह कि आप अपनी सफाई दे सकें। सोक्रेटिस भी इसी स्थिति में था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वह चिल्लाया नहीं, गुस्से में नहीं आया, बल्कि बड़े आराम से एक एक करके हर आरोप का जवाब देने लगा। पहला आरोप यह था कि सोक्रेटिस नौजवानों को बिगाड़ता है। अब यह सुनकर सोक्रेटिस ने बड़ी सहजता से पूछा कि भला कौन सा आदमी जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को बिगाड़ना चाहेगा? यह तो ऐसे ही है जैसे कोई अपने ही घर में आग लगा ले। सोक्रेटिस ने समझाया कि अगर मैं सच में नौजवानों को बिगाड़ता होता, तो वे बुरे बन जाते, और बुरे लोग हमेशा अपने आसपास वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर मैं खुद अपना नुकसान क्यों करूंगा? यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। आज के जमाने में भी देखिए, जब कोई टीचर बच्चों को सही राह दिखाता है, तो कभी-कभी लोग कहते हैं कि वह बच्चों को सवाल करना सिखा रहा है, बगावत करना सिखा रहा है। लेकिन सच यह है कि सवाल करना सीखना ही तो सच्ची शिक्षा है। सोक्रेटिस यही तो कर रहा था, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था।
दूसरा आरोप था कि सोक्रेटिस नए देवताओं में विश्वास करता है और पुराने देवताओं का अपमान करता है। इस बात पर सोक्रेटिस ने बहुत ही चतुराई से जवाब दिया। उसने कहा कि यह आरोप ही अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं देवताओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मैं नए देवताओं में विश्वास करता हूँ। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि अमुक आदमी घोड़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन साथ ही वह नए घोड़ों में विश्वास करता है। सोक्रेटिस ने अपनी बात को और भी स्पष्ट करने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया। उसने कहा कि मैं तो हमेशा से यह मानता रहा हूँ कि मेरे अंदर एक आवाज है, एक अंतरात्मा है जो मुझे गलत काम करने से रोकती है। यह आवाज मुझे कभी यह नहीं कहती कि यह काम करो, बल्कि हमेशा यह कहती है कि यह काम मत करो। यह तो वैसे ही है जैसे हमारी माँ हमें बचपन में समझाती थी, बेटा यह गलत है, इससे दूर रहना। अब जरा सोचिए, क्या यह अंतरात्मा की आवाज सुनना कोई गुनाह है? आज भी जब हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं, तो हमारे मन में एक आवाज आती है जो कहती है, रुको, यह ठीक नहीं है। सोक्रेटिस कह रहा था कि वह इसी आवाज को सुनता है और इसी के अनुसार चलता है। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप यह था कि सोक्रेटिस खुद को बहुत ज्ञानी समझता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। इस आरोप का जवाब देते हुए सोक्रेटिस ने वह मशहूर घटना सुनाई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसके एक दोस्त ने डेल्फी के मंदिर में जाकर पूछा था कि क्या सोक्रेटिस से ज्यादा ज्ञानी कोई है। मंदिर का जवाब था, नहीं। यह सुनकर सोक्रेटिस बहुत परेशान हुआ क्योंकि वह जानता था कि वह तो कुछ खास नहीं जानता। तब उसने सोचा कि चलो, इस बात की तह तक जाता हूँ। वह गया राजनेताओं के पास, कवियों के पास, कारीगरों के पास और सबसे सवाल करने लगा। और क्या पता चला? यह कि हर कोई अपने क्षेत्र में कुछ जानता था, लेकिन वे सभी यह समझते थे कि वे सब कुछ जानते हैं। यहीं पर सोक्रेटिस को अपनी खूबी का पता चला। वह कहने लगा कि मेरी खासियत यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। बाकी सब लोग न तो कुछ जानते हैं और न ही यह जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। कम से कम इस मामले में तो मैं उनसे आगे हूँ। यह बात आज के जमाने में कितनी सच लगती है। देखिए ना, सोशल मीडिया पर हर कोई हर विषय का एक्सपर्ट बना बैठा है। किसी को लगता है वह डॉक्टर से बेहतर इलाज जानता है, किसी को लगता है वह इंजीनियर से बेहतर इंजीनियरिंग जानता है। लेकिन सच्चा ज्ञान तो यही है कि हम पहले यह स्वीकार करें कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सोक्रेटिस ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि वह तो बस लोगों से सवाल करता है ताकि वे सोचें। वह किसी को कोई नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि जो ज्ञान उनके अंदर छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दाई बच्चे को जन्म देने में माँ की मदद करती है, वैसे ही सोक्रेटिस लोगों के मन में छुपे हुए विचारों को जन्म देने में मदद करता है। इन सारे आरोपों का जवाब देते हुए सोक्रेटिस ने एक बात और कही जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उसने कहा कि मैं एथेंस के लिए भगवान का दिया हुआ एक तोहफा हूँ, एक ऐसी मक्खी की तरह जो एक आलसी घोड़े को जगाए रखती है। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप सो जाएंगे और फिर आपकी बाकी जिंदगी आलस्य में बीतेगी। यह कितनी गहरी बात है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो सवाल करते रहते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहते हैं। ये लोग कभी कभी परेशान करने वाले लगते हैं, लेकिन सच यह है कि ये ही लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह सोक्रेटिस ने एक एक करके अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का जवाब दिया और यह दिखाया कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब आगे देखते हैं कि इस महान दार्शनिक की यह लड़ाई कहाँ तक पहुंची और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, आज की रात हम सुकरात के उस अंतिम क्षण पर पहुंच गए हैं
जहां वे अपने जीवन भर के विचारों को एक अंतिम बार प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कोई बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को अपनी आखिरी सीख देता है, सुकरात भी एथेंस के लोगों के सामने अपनी जिंदगी का सार रख रहे हैं। रात के इस मौन में, जब हम सब अपने दिन की थकान से आराम पा रहे हैं, आइए सुनते हैं कि क्या कहा था उस महान दार्शनिक ने अपने अंतिम भाषण में। सुकरात खड़े होकर न्यायाधीशों से कहते हैं कि मृत्यु के बारे में डरना एक तरह का अज्ञान है। अब जरा सोचिए, हमारे समाज में भी तो यही होता है ना? लोग मौत से इतना डरते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। सुकरात कहते हैं कि मृत्यु दो चीजों में से एक हो सकती है, या तो यह एक गहरी नींद की तरह है जहां कोई सपना नहीं आता, या फिर यह आत्मा की एक यात्रा है दूसरी दुनिया में। दोनों ही स्थितियों में डरने की क्या बात है? जब वे गहरी नींद की बात करते हैं तो मुझे अपने गांव के दादाजी की याद आती है। वे कहा करते थे कि रात की सबसे अच्छी नींद वही होती है जब सुबह उठकर लगे कि कल रात का समय कैसे बीत गया। सुकरात भी यही कह रहे हैं, अगर मृत्यु ऐसी ही शांति है तो यह एक वरदान है। कितनी रातें हमारी बेचैनी में गुजरती हैं, कितनी रातें चिंताओं में कटती हैं। अगर मृत्यु इन सब से मुक्ति है तो यह भला कैसे बुरी हो सकती है? और अगर मृत्यु के बाद कोई दूसरी दुनिया है तो सुकरात कहते हैं कि वहां वे उन महान व्यक्तित्वों से मिल सकेंगे जो पहले इस दुनिया छोड़ चुके हैं। होमर से बात कर सकेंगे, हेसियोड से मिल सकेंगे। अब जरा सोचिए, हमारे यहाँ भी तो यही मान्यता है कि मरने के बाद हमें अपने पूर्वजों से मिलना होता है। सुकरात की उत्सुकता देखिए, वे कहते हैं कि वहां जाकर वे उन लोगों से सवाल पूछ सकेंगे जिन्होंने अन्याय का सामना किया है। यहाँ सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है, उनकी जिज्ञासा। मृत्यु के सामने खड़े होकर भी वे सीखने की बात कर रहे हैं। यह कैसा व्यक्तित्व है जो अंतिम सांस तक ज्ञान की प्यास रखता है। हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो 80 साल की उम्र में भी नई किताब पढ़ते हैं, नई भाषा सीखते हैं। यही तो सुकरात का असली संदेश है, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। फिर सुकरात अपने न्यायाधीशों से एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें बचाने के लिए वोट दिया है, उनसे वे एक गुजारिश करना चाहते हैं। जब उनके बेटे बड़े हों तो अगर वे धन दौलत को ज्ञान से ज्यादा महत्व देने लगे, या अगर वे सोचने लगे कि वे कुछ खास हैं जबकि वास्तव में वे कुछ भी नहीं हैं, तो उन्हें वैसी ही तकलीफ देना जैसी सुकरात ने एथेंस के लोगों को दी थी। यह कितनी अजीब बात है ना? एक पिता अपने बेटों के लिए यह कामना कर रहा है कि अगर वे गलत राह पर जाएं तो कोई उन्हें सही रास्ता दिखाए, चाहे उसके लिए उन्हें तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। आज के जमाने में हर माता पिता अपने बच्चों को हर तकलीफ से बचाना चाहते हैं, लेकिन सुकरात कह रहे हैं कि अगर तकलीफ सच्चाई की तरफ ले जाती है तो वह अच्छी है। मुझे याद है मेरे स्कूल के एक शिक्षक की, जो हमेशा कहते थे कि असली दोस्त वही है जो आपकी गलतियां बताए, आपकी तारीफ में कसीदे ना पढ़े। सुकरात भी यही चाहते हैं अपने बेटों के लिए, कि कोई उनका सच्चा दोस्त बने, उनका चापलूस नहीं। अपने भाषण के अंत में सुकरात कहते हैं कि अब विदा का समय आ गया है। कुछ लोग जिंदगी की तरफ जा रहे हैं और वे मौत की तरफ। लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है, यह केवल ईश्वर ही जानता है। यह वाक्य सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सादगी से एक इंसान अपनी मौत को स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ गीता में भी तो यही कहा गया है, जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। सुकरात भी इसी सोच के साथ अपनी मृत्यु को देख रहे हैं। वे इसे एक नई शुरुआत की तरह देख रहे हैं, अंत की तरह नहीं। दोस्तों,
सुकरात का यह अंतिम भाषण हमें सिखाता है कि डर से भरी जिंदगी जीने से बेहतर है साहस के साथ मरना। वे हमें दिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान का मतलब है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। और सबसे बड़ी बात यह कि एक सच्चा इंसान वही है जो अंतिम सांस तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो सुकरात के इन शब्दों को याद रखिएगा। मृत्यु से डरना अज्ञानता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह अच्छी है या बुरी। लेकिन अन्याय करना निश्चित रूप से बुरा है, यह हम जानते हैं। इसलिए अन्याय से बचना चाहिए, मृत्यु से नहीं। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार करते वक्त हमारा दिल तेजी से धड़कता है, वैसे ही एथेंस के उस न्यायालय में भी सन्नाटा छाया हुआ था। 500 न्यायाधीश अपने हाथों में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लिए बैठे थे, कुछ काले, कुछ सफेद। काले का मतलब था दोषी, सफेद का निर्दोष। और इन्हीं छोटे पत्थरों पर टिका था सोक्रेटिस का पूरा भविष्य। अब जरा सोचिए, आज के ज़माने में जब हमें किसी अदालत का फैसला सुनना होता है तो कैसा लगता है? वही घबराहट, वही बेचैनी। लेकिन सोक्रेटिस की स्थिति कुछ और ही थी। वो जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर भी समाज का गुस्सा, राजनीतिक दबाव और लोगों की नाराजगी, सब कुछ उसके खिलाफ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई व्यक्ति सच बोलने की वजह से मुसीबत में फंस जाता है। जब मतगणना शुरू हुई तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। एक एक करके पत्थर गिने जा रहे थे। काले पत्थर ज्यादा निकल रहे थे। दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, यह सिर्फ सोक्रेटिस का मुकदमा नहीं था, बल्कि सच और झूठ के बीच, ज्ञान और अज्ञानता के बीच, साहस और डर के बीच एक लड़ाई थी। आज भी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज की गलत बातों पर सवाल उठाता है तो कैसे उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। अंततः नतीजा आया, दोषी। 500 में से 280 न्यायाधीशों ने उसे दोषी ठहराया था। मतलब सिर्फ 30 वोटों से वो हार गया था। अब जरा सोचिए, इतने कम अंतर से हारना कितना दुखदाई होता है। लेकिन सोक्रेटिस की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो न तो रोया, न चिल्लाया, न ही किसी को कोसा। उसने बड़ी शांति से कहा कि वो इस नतीजे से हैरान नहीं है। उसे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने सारे लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया। यह रवैया कितना अलग है आज के ज़माने से। आज हम छोटी सी हार पर भी टूट जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन सोक्रेटिस ने दिखाया कि सच्चे ज्ञान का व्यक्ति हार जीत से ऊपर उठकर सोचता है। अब सजा तय करने की बारी थी। एथेंस के कानून के अनुसार दोषी व्यक्ति खुद अपनी सजा का सुझाव दे सकता था। अभियोजकों ने मृत्युदंड की मांग की थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सोक्रेटिस अब डर जाएगा, माफी मांगेगा या देश निकाला स्वीकार करेगा। लेकिन यहाँ सोक्रेटिस ने जो कहा वो इतिहास की सबसे साहसपूर्ण बातों में से एक है। उसने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एथेंस का सबसे बड़ा हितैषी है। उसने शहर के लिए जो काम किया है उसके लिए उसे सजा नहीं, बल्कि सम्मान मिलना चाहिए। जैसे ओलंपिक खेलों के विजेताओं को मुफ्त भोजन दिया जाता है, वैसे ही उसे भी मुफ्त भोजन मिलना चाहिए। दोस्तों, यह मजाक नहीं था, यह उसके सिद्धांतों पर अटूट विश्वास था। अब जरा सोचिए, आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति अदालत में ऐसी बात कहे तो क्या होगा? लोग कहेंगे कि यह घमंड है, अहंकार है। लेकिन सोक्रेटिस के लिए यह सच्चाई थी। वो मानता था कि सच के लिए खड़े होना कोई अपराध नहीं है। यह वैसा ही है जैसे आज कोई डॉक्टर बीमारी की सही जांच करे और मरीज नाराज हो जाए कि उसे सच्चाई क्यों बताई।
जब न्यायाधीशों को लगा कि सोक्रेटिस अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है तो वे और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि यह आदमी अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सोक्रेटिस ने अंत में एक छोटी सी रकम जुर्माने के रूप में देने की बात कही। पहले तो उसने कहा कि वो सिर्फ 1 मिना चांदी का एक टुकड़ा दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर उसके दोस्तों के कहने पर उसने 30 मिना देने की बात कही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। न्यायाधीशों का धैर्य खत्म हो गया था। दूसरे मतदान में और भी ज्यादा लोगों ने मृत्युदंड के पक्ष में वोट दिया। अब सोक्रेटिस को मृत्युदंड सुनाया गया। यह सुनकर भी वो बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा कि यह फैसला उसके लिए नहीं बल्कि एथेंस के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, यहाँ सोक्रेटिस ने जो बात कही वो आज भी उतनी ही सच है। उसने कहा कि जब समाज अपने सबसे अच्छे लोगों को ही दुश्मन समझने लगे तो वो समाज खुद अपना नुकसान करता है। यह वैसा ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर को ही दोष दे दे क्योंकि उसे कड़वी दवाई दी गई है। सोक्रेटिस की यह प्रतिक्रिया हमें सिखाती है कि सच्चा साहस क्या होता है। वो डरा नहीं, टूटा नहीं और न ही अपने सिद्धांतों से समझौता किया। आज के ज़माने में जब हम छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं, सोक्रेटिस का यह रवैया हमें सिखाता है कि असली ताकत मन की होती है, शरीर की नहीं। और इस तरह दोस्तों, न्याय की देवी का पैमाना एक बार फिर साबित हुआ कि वो हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी सच्चाई हार जाती है, लेकिन वो कभी गलत नहीं होती। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि सोक्रेटिस ने अपने अंतिम दिनों में क्या संदेश दिया और कैसे उसकी मृत्यु उसकी जीत बन गई। आज की रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूँ जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी है सोक्रेटिस की, जिसने मृत्यु के सामने खड़े होकर दुनिया को सिखाया कि डर से कैसे मुकाबला करना चाहिए। जब एथेंस की अदालत ने सोक्रेटिस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, तो वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गईं। अब जरा सोचिए, यदि आपको पता चल जाए कि कल आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या फिर भागने की कोशिश करेंगे? लेकिन सोक्रेटिस ने कुछ और ही किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि मृत्यु क्या है। सोक्रेटिस का मानना था कि मृत्यु 2 चीजों में से एक हो सकती है। पहला, यह एक गहरी नींद की तरह हो सकती है, जहां कोई सपने नहीं आते। अब आप ही बताइए, क्या आपको कभी ऐसी गहरी नींद आई है जिसमें रात भर कुछ पता ही नहीं चला? सुबह उठकर लगता है जैसे अभी-अभी सोए हों। सोक्रेटिस कहता था कि अगर मृत्यु ऐसी ही है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। कितना शांतिपूर्ण होगा वह अनुभव। दूसरी संभावना जो सोक्रेटिस ने बताई, वह और भी दिलचस्प है। उसने कहा कि शायद मृत्यु के बाद हम किसी और जगह चले जाएं, जहां हमें उन महान आत्माओं से मिलने का मौका मिले जो पहले इस दुनिया छोड़ चुकी हैं। वह कहता था कि वहां वह होमर से मिलेगा, हेसियड से बात करेगा और उन सभी न्यायप्रिय लोगों से प्रश्न पूछेगा जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जान दी है। यहाँ सोक्रेटिस की बात सुनकर मुझे हमारे देश के उन शहीदों की याद आती है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। भगत सिंह जब फांसी के फंदे के सामने खड़े थे, तो उनके चेहरे पर भी वही निडरता थी। वे भी मानते थे कि मृत्यु एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते। सोक्रेटिस ने अदालत में एक और बात कही जो आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि बुरा जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाना। अब जरा सोचिए आज के समय की बात। कितने लोग हैं जो गलत काम करके, झूठ बोलकर, रिश्वत लेकर अपना जीवन चला रहे हैं। वे सोचते हैं
कि इससे उनकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन सोक्रेटिस कहता था कि ऐसी जिंदगी तो मरने से भी बदतर है। मुझे याद है बचपन में दादी कहा करती थी, बेटा, इज्जत से मरना बेइज्जती से जीने से अच्छा है। यही बात सोक्रेटिस भी कह रहा था। उसने अपने मित्रों से कहा कि वह अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। उसे जो सही लगता था वह उसे कहेगा, चाहे इसकी सजा उसे मृत्यु ही क्यों न मिले। सोक्रेटिस की मृत्यु के डर पर विजय की कहानी सुनकर मुझे हमारे गांवों के उन किसानों की याद आती है जो सूखे के समय भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि फसल नहीं हुई तो मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी वे अगले मौसम की तैयारी करते रहते हैं। यही तो है सोक्रेटिस का संदेश, अज्ञात से डरना नहीं, बल्कि उसे एक संभावना मानकर आगे बढ़ना। जब सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया तो उसने उसे इस तरह पिया जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वह अपने दोस्तों से हंसते हंसते बात कर रहा था। उसने कहा कि मृत्यु तो बस शरीर छोड़ना है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आज जब हम किसी छोटी सी समस्या से घबरा जाते हैं तो सोक्रेटिस का उदाहरण हमें सिखाता है कि साहस का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद भी सही काम करना है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरने से डरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। यही तो सोक्रेटिस कर रहा था, अज्ञात के डर के बावजूद भी आगे बढ़ रहा था। सोक्रेटिस की मृत्यु के समय की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वह अपने शिष्यों को समझा रहा था कि दर्शन का मतलब ही है मृत्यु की तैयारी। जिंदगी भर हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे भौतिक चीजों से अपना मोह कम करना है। जब हम सच्चे अर्थों में समझ जाते हैं कि हम सिर्फ इस शरीर नहीं हैं, तो मृत्यु का डर अपने आप कम हो जाता है। आज की रात जब आप सोने जाएंगे तो सोक्रेटिस की इस शिक्षा को याद रखिएगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अपने डर पर काबू पा लें। मृत्यु से डरना इंसानी फितरत है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी न होने देना, यही असली बहादुरी है। सोक्रेटिस ने दिखाया कि एक सच्चा दार्शनिक वही है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही नज़र से देखता है। मित्रों, जब कभी रात के सन्नाटे में हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल बार बार मन में उठता है, क्या हमारी जिंदगी में कोई मतलब है? क्या हमारे संघर्ष, हमारे सपने, हमारी मेहनत का कोई गहरा अर्थ है? आज रात हम सोक्रेटिस के उस अंतिम संदेश को समझने की कोशिश करेंगे जो उसने अपनी मृत्यु से पहले दिया था। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। सोक्रेटिस जब अपने अंतिम क्षणों में था तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतुष्टि का भाव था। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि कल आपका आखिरी दिन है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? घबराहट होगी ना? पर सोक्रेटिस के साथ ऐसा नहीं था। उसने कहा था कि मृत्यु दो चीजों में से एक है, या तो यह एक गहरी नींद की तरह है जहां कोई सपने नहीं आते, या फिर यह एक यात्रा है जहां हम दूसरे संसार में जाकर महान आत्माओं से मिलते हैं। जब वह अपने मित्रों से विदा ले रहा था तो उसने कहा था, मित्रों, तुम मेरे लिए दुखी मत होना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार तुम्हारे साथ रहेंगे। यह वाक्य सुनकर मुझे हमारे दादा दादी की याद आती है। जब वे हमें छोड़कर जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि उनकी सीख, उनके संस्कार, उनकी कहानियां हमारे अंदर जिंदा है। सोक्रेटिस का यही कहना था, विचारों की मृत्यु नहीं होती। उसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें अपने जीवन में सच्चाई को खोजने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसने कहा था, परखा हुआ जीवन ही जीने योग्य है। अब जरा सोचिए, आज के समय में हम कितना अपने जीवन को परखते हैं? सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं,
घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हम क्यों यह सब कर रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सोक्रेटिस ने अपने अंतिम संदेश में यह भी कहा था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। पैसा, संपत्ति, शोहरत, यह सब चीजें अस्थायी हैं। आज हैं, कल नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो समझ आपने विकसित की है, वह आपके साथ हमेशा रहेगी। मुझे याद आता है एक गरीब परिवार का बच्चा जो मेहनत करके डॉक्टर बना। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन सीखने की भूख थी। आज वह न सिर्फ अपना जीवन बदल चुका है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी बचा रहा है। यही तो सोक्रेटिस का कहना था, ज्ञान ही असली शक्ति है। उसने यह भी कहा था कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यह उसका प्रसिद्ध कथन था। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में हर कोई यह दिखाने में लगा रहता है कि वह कितना जानता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी तस्वीरें डालकर दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। लेकिन सोक्रेटिस कह रहा था कि असली बुद्धिमानी यह जानने में है कि हम कितना कम जानते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी जानकारी सीमित है, तभी हमारे अंदर सीखने की इच्छा जागती है। सोक्रेटिस का एक और गहरा संदेश था कि हमें डर के बिना सवाल पूछने चाहिए। उसने कहा था कि जो लोग सवाल नहीं पूछते, वे कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। हमारे समाज में अक्सर यह माहौल होता है कि बुजुर्गों से सवाल नहीं पूछना चाहिए, टीचर से सवाल नहीं पूछना चाहिए, बॉस से सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन सोक्रेटिस कह रहा था कि सवाल पूछना हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। जब एक बच्चा क्यों पूछता है तो हम कहते हैं कि ज्यादा सवाल मत करो। लेकिन सोक्रेटिस कहता था कि यही क्यों हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। उसने अपने अंतिम दिनों में यह भी कहा था कि मृत्यु से डरना बेवकूफी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह बुरी चीज है या अच्छी। यह बात सुनकर लगता है कि कितना अजीब है ना? लेकिन अगर गहराई से सोचे तो यह बात सही है। हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हमने अनुभव नहीं किया है। मृत्यु भी एक अनुभव है जिसे हमने नहीं जिया है, तो फिर इससे डरना कैसा? यह सोच हमें जिंदगी जीने की एक नई दृष्टि देती है। सोक्रेटिस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। उसे मौका दिया गया था कि वह माफी मांग ले और जिंदा रहे। लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करूंगा। आज के समय में यह बात और भी प्रासंगिक है। कितनी बार हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि यह आसान रास्ता है। लेकिन सोक्रेटिस कह रहा था कि आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। अंत में, मित्रों, सोक्रेटिस का यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने हमें सिखाया कि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि सोच समझकर, सवाल पूछकर, सच्चाई की खोज करते हुए जीना है। जब आप कल सुबह उठें तो अपने आप से पूछिएगा, आज मैं क्या सीखूंगा? आज मैं कौन सा सवाल पूछूंगा? आज मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊंगा? यही तो था सोक्रेटिस का अंतिम संदेश, जीवन को जीने योग्य बनाना। दोस्तों, जब हम आज की रात एक और कहानी सुनने बैठे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो सबसे गहरी बातें होती हैं, वे अक्सर किसी और के मुंह से निकलती हैं? जैसे कि आपकी दादी माँ की कहानियों में छुपे हुए जीवन के सबक, या फिर आपके दोस्त के अनुभवों में मिलने वाली सच्चाई। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो की, जिसने अपने गुरु सोक्रेटिस के विचारों को इस तरह पेश किया कि वे आज भी हमारे दिलों को छूते हैं।
प्लेटो की स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे कि आप अपने पिता की डायरी पढ़ रहे हों और उसमें लिखे हर शब्द में उनकी आत्मा झलक रही हो। सोक्रेटिस जब अदालत में खड़े थे तो प्लेटो वहां मौजूद था। वह सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने गुरु की हर बात, हर इशारे, हर भावना को समझता था। अब जरा सोचिए, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को मुसीबत में देखते हैं तो आपके मन में क्या चलता है। प्लेटो के मन में भी कुछ ऐसा ही तूफान मचा होगा। प्लेटो ने सोक्रेटिस की बातों को सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं लिखा, उसने उन्हें एक जीवंत चरित्र के रूप में पेश किया। यह वैसा ही है जैसे कि आप अपने दोस्त की नकल करते समय सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं, बल्कि उसके अंदाज, उसकी सोच, उसकी भावनाओं को भी उतारते हैं। प्लेटो की लेखनी में सोक्रेटिस का व्यक्तित्व इतना सजीव है कि लगता है वे हमारे सामने ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। प्लेटो ने सोक्रेटिस के शब्दों को वैसे का वैसा नहीं लिखा, उसने उन्हें अपनी समझ के अनुसार व्याख्यायित किया। यह वैसा ही है जैसे कि आप अपने नाना जी की कहानी को अपने बच्चों को सुनाते समय उसमें अपना रंग भर देते हैं। मूल भावना वही रहती है, लेकिन प्रस्तुति में आपकी अपनी समझ और अनुभव मिल जाते हैं। प्लेटो की व्याख्या में सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने सोक्रेटिस के सवालों को जीवित रखा। सोक्रेटिस कभी यह नहीं कहते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बल्कि वे हमेशा यह कहते थे कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। प्लेटो ने इस विनम्रता को अपनी लेखनी में इस तरह उतारा कि यह आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में छुपा होता है। अब जरा सोचिए, आज के ज़माने में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय देता रहता है, जब हर व्यक्ति को लगता है कि वह हर विषय का विशेषज्ञ है, तो सोक्रेटिस का यह कहना कितना प्रासंगिक लगता है। प्लेटो ने इस संदेश को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि यह आज भी हमारे अहंकार पर एक मुलायम थप्पड़ की तरह काम करता है। प्लेटो की व्याख्या में एक और गहरी बात है। उसने सोक्रेटिस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जो मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन यह निडरता कोई बेपरवाही नहीं थी। यह उस व्यक्ति की निडरता थी जो जानता है कि सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं। प्लेटो ने यह दिखाया कि सोक्रेटिस के लिए जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं था, बल्कि सत्य के साथ जीना था। यह वैसा ही है जैसे कि आप अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होते हैं, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। प्लेटो ने सोक्रेटिस की बातचीत की शैली को भी बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। सोक्रेटिस कभी भी सीधे जवाब नहीं देते थे, वे सवाल पर सवाल करते रहते थे। यह वैसा ही है जैसे कि कोई अच्छा डॉक्टर मरीज से सवाल करके उसकी असली परेशानी तक पहुंचने की कोशिश करता है। प्लेटो ने इस पद्धति को इतनी बारीकी से दर्शाया कि आज भी जब हम कोई समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में सोक्रेटिस के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटो की व्याख्या में सोक्रेटिस का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का है जो समाज का आईना है। जब सोक्रेटिस लोगों से सवाल पूछते हैं, तो वे दरअसल उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। प्लेटो ने यह दिखाया कि सोक्रेटिस का असली काम लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि उन्हें जगाना था। यह वैसा ही है जैसे कि सुबह की अलार्म घड़ी आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपका भला करने के लिए बजती है। दोस्तों, प्लेटो की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने सोक्रेटिस के विचारों को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बनने दिया, उसने उन्हें एक जीवंत परंपरा बनाया। आज जब हम अपने जीवन में कोई कठिन फैसला लेते हैं, जब हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, तो प्लेटो के जरिए सोक्रेटिस की आवाज हमें याद दिलाती है कि सत्य के साथ खड़े रहना ही असली जीत है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, हमें यह समझना चाहिए कि प्लेटो ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी थी, उसने अपने गुरु की आत्मा को अमर बना दिया था।
आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे यह अमरता आज भी हमारे जीवन को रोशन करती रहती है। दोस्तों, आज की इस शांत रात में जब हम सोक्रेटिस की इस अमर कहानी को सुन रहे हैं, तो एक सवाल मन में उठता है, क्या वो बुजुर्ग यूनानी दार्शनिक जो आज से 2500 साल पहले एथेंस की गलियों में घूमता था, आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है? अब जरा सोचिए, जब आप किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े होते हैं, जब कोई आपसे कहता है कि यही सच है और आप अंदर से महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कौन सी आवाज है जो आपको रोकती है? वो सोक्रेटिस की ही आवाज है, जो कहती है, पहले सवाल करो, फिर मानो। आज के इस डिजिटल युग में, जब हर दिन हमारे सामने हजारों तथ्य, राय और जानकारियां आती हैं, सोक्रेटिस का वो प्रसिद्ध वाक्य, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति दावे से कहता है कि उसके पास सभी सवालों के जवाब हैं, तो सोक्रेटिस की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। जैसे एक किसान जानता है कि खेती में कितने अज्ञात तत्व हैं, मौसम, मिट्टी, बीज, वैसे ही जीवन में भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सोक्रेटिस की पद्धति का गहरा प्रभाव है। जब कोई अच्छा शिक्षक छात्रों से सवाल पूछता है, सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, तो वो सोक्रेटिक मेथड का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। मान लीजिए कोई बच्चा पूछता है कि न्याय क्या है, तो सोक्रेटिस की तरह का शिक्षक कहेगा, पहले तुम बताओ, तुमने कब महसूस किया है कि कुछ न्याय संगत था या अन्यायपूर्ण था? इस तरह बच्चा खुद ही अपने अनुभवों से न्याय की समझ विकसित करता है। आज के कॉरपोरेट जगत में भी सोक्रेटिस के सिद्धांत काम आते हैं। जब कोई कंपनी कोई नई रणनीति बनाती है, तो बेहतर होता है अगर वे पहले अपने मूलभूत मान्यताओं पर सवाल करें। हमारे ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि यह उत्पाद सफल होगा? ये सोक्रेटिक सवाल हैं जो कई कंपनियों को बड़ी गलतियों से बचा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से पूछती है, बेटा, तू वाकई खुश है इस काम से या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा है? राजनीति और लोकतंत्र के क्षेत्र में सोक्रेटिस का प्रभाव और भी स्पष्ट है। जब कोई नेता दावा करता है कि वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो सोक्रेटिस की शिक्षा हमें कहती है, रुको, पहले पूछो कि भलाई का मतलब क्या है? किसकी भलाई? कैसे पता चलेगा कि ये वाकई भलाई है? आज के समय में, जब फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आम बात है, सोक्रेटिस की यह आदत कि हर बात पर सवाल करना और भी जरूरी हो गई है। व्यक्तिगत रिश्तों में भी सोक्रेटिस की शिक्षा काम आती है। जब कोई जोड़ा झगड़ता है और दोनों यही कहते हैं कि मैं सही हूँ, तो सोक्रेटिक तरीका यह होगा कि पहले ये पूछा जाए, सही होने का मतलब क्या है? क्या हम दोनों एक ही चीज को सही मान रहे हैं? अक्सर पता चलता है कि हम अलग अलग भाषा में एक ही बात कह रहे होते हैं, या फिर हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। एक पति कहता है, घर साफ होना चाहिए, और पत्नी कहती है, घर में प्यार होना चाहिए। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अलग चीजों की बात कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल होती है, उसकी जड़ें भी सोक्रेटिस के तरीकों में मिलती हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं बेकार हूँ, तो थेरेपिस्ट सोक्रेटिस की तरह पूछता है, बेकार का मतलब क्या है? कौन से सबूत हैं? क्या हमेशा ऐसा ही था? इस तरह व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों पर सवाल करना सीखता है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने मोबाइल में एक छोटी दुनिया लेकर चलता है, तो सोक्रेटिस की यह शिक्षा कि अपेक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी बार हम बिना सोचे समझे वीडियो देखते रहते हैं, बिना जांचे परखे न्यूज़ शेयर करते हैं, बिना सवाल किए दूसरों की राय अपना लेते हैं? सोक्रेटिस कहता है, रुको,
जरा सोचो, ये तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सोक्रेटिस का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। जब कोई वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, तो वो पहले अपनी मान्यताओं पर सवाल करता है, अपने प्रयोगों को बार बार जांचता है, दूसरे वैज्ञानिकों से अपने काम की समीक्षा कराता है। यह सोक्रेटिक पद्धति ही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जब मशीनें हमारे लिए सोचने लगी हैं, तो सोक्रेटिस की यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि हमें अपनी सोचने की क्षमता को कभी नहीं खोना चाहिए। आज जब हम इस रात की शांति में सोक्रेटिस के दर्शन पर विचार करते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है, वो एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक तरीका था जीने का, सोचने का, सवाल करने का। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी गलत बात के सामने खड़ा होकर सवाल करने की हिम्मत करता है, तो वो सोक्रेटिस की परंपरा को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए आज भी 2500 साल बाद एक बूढ़े यूनानी दार्शनिक की आवाज हमारे दिलों में गूंजती रहती है। दोस्तों, जब रात की गहराई में हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में अक्सर आता है, हमारी विरासत क्या होगी? हम इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे? आज रात हम बात करेंगे सोक्रेटिस की उस अमर विरासत के बारे में, जो आज भी 2500 साल बाद हमारे दिलों में जीवित है। सोक्रेटिस जब अदालत में खड़े होकर अपना बचाव कर रहे थे, तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनके शब्द इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। वे सिर्फ सच बोल रहे थे, अपने दिल की बात कह रहे थे। लेकिन कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि वो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। अब जरा सोचिए, सोक्रेटिस की सबसे बड़ी देन क्या थी? यह नहीं कि उन्होंने कोई बड़ी खोज की या कोई महान ग्रंथ लिखा। उनकी सबसे बड़ी देन था सवाल पूछने का साहस। हमारे भारतीय घरों में भी यही होता है ना? जब कोई बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, बेटा यह क्यों किया? इसके पीछे क्या सोच थी? यह सिर्फ डांटना नहीं है, यह सोचने पर मजबूर करना है। सोक्रेटिस ने यही काम पूरे एथेंस के साथ किया था। उनकी विरासत का पहला स्तंभ है अज्ञानता की स्वीकृति। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। हमारे समाज में अक्सर लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया पर हर किसी के पास हर विषय पर राय है। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं, रुकिए, पहले यह स्वीकार कीजिए कि आप नहीं जानते, तभी तो सच्चा ज्ञान पाने की यात्रा शुरू होगी। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि प्रेम क्या है। आप कहेंगे कि यह तो मैं जानता हूँ। लेकिन जब वो और गहराई से पूछेगा कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है, प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। यही तो सोक्रेटिस करते थे। वे लोगों को दिखाते थे कि जो चीजें हम समझते थे कि हम जानते हैं, दरअसल हम उन्हें भी पूरी तरह नहीं जानते। उनकी दूसरी महान देन है सवाल पूछने की कला। आज इसे हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। यह सिर्फ शिक्षा की तकनीक नहीं है, यह जीने का तरीका है। जब आप अपने बच्चे से पूछते हैं, तुमने यह फैसला क्यों लिया, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि अपने कामों के बारे में सोचे। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में खुश क्यों नहीं हूँ, तो आप सोक्रेटिस के रास्ते पर चल रहे हैं। अब जरा सोचिए, आज के दौर में यह कितना जरूरी है। हम सब भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुककर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम काम करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि यह काम क्यों कर रहे हैं। हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इन रिश्तों का मतलब क्या है। सोक्रेटिस कहते हैं, रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए। उनकी तीसरी बड़ी देन है नैतिकता और ज्ञान के बीच का रिश्ता। सोक्रेटिस का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान पा जाए, तो वो बुरा काम नहीं कर सकता।
यह बात शुरू में अजीब लगती है। हम तो देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी गलत काम करते हैं। लेकिन सोक्रेटिस की बात गहरी है। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आत्मा का प्रकाश है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। अगर किसी में विनम्रता नहीं है तो समझिए कि उसमें सच्ची विद्या नहीं है। सोक्रेटिस भी यही कहते हैं, अगर किसी में दया, करुणा, न्याय की भावना नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। उनकी चौथी देन है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना। सोक्रेटिस ने यह दिखाया कि हर व्यक्ति अपने जीवन का, अपनी आत्मा का जिम्मेदार है। वे कहते थे कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा की भी देखभाल करनी चाहिए। आज के समय में जब हम फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करते हैं? सोक्रेटिस की पांचवी महान देन है मृत्यु के भय से मुक्ति। जब वे अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि मृत्यु या तो गहरी नींद की तरह है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत है, तो वे हमें सिखा रहे हैं कि डर के साथ कैसे जीना है। हमारे देश में भी यही परंपरा है, मृत्यु सत्य है, जन्म मिथ्या है, लेकिन सोक्रेटिस इसे दर्शन की भाषा में तर्क के साथ समझाते हैं। आज जब हम रात के सन्नाटे में अपने डरों के बारे में सोचते हैं तो सोक्रेटिस की बात याद आती है। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा डर अज्ञान का डर है। जब हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तब हम डरते हैं। लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हम नहीं जानते और यह ठीक है, तो डर का जादू टूट जाता है। सोक्रेटिस की सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने दिखाया कि कैसे सम्मान के साथ जीना है और सम्मान के साथ मरना है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। यह हमारे महात्मा गांधी की तरह है, जिन्होंने भी अहिंसा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज जब हम सोक्रेटिस की विरासत के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि वे आज भी हमारे बीच हैं। हर बार जब हम कोई सवाल पूछते हैं, हर बार जब हम अपनी गलती मान लेते हैं, हर बार जब हम सच्चाई की तलाश करते हैं, तो हम सोक्रेटिस के रास्ते पर चलते हैं। उनकी मृत्यु के 2500 साल बाद भी उनके विचार उतने ही जीवंत हैं जितने उस दिन थे जब वे एथेंस की सड़कों पर लोगों से सवाल पूछा करते थे। सोक्रेटिस के अंतिम क्षणों में छुपा ज्ञान हमें न केवल अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चाई की खोज में सत्य और साहस का कितना महत्व है। इस संवाद के माध्यम से प्लेटो ने हमें दिखाया कि कैसे सोक्रेटिस का जीवन और मृत्यु हमें जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए अब कुछ खास नसीहतों पर नजर डालते हैं जो हम इस अमर रचना से ले सकते हैं। एक, सवाल पूछना कभी बंद न करें। सोक्रेटिस ने हमेशा सवाल पूछने की कला को सराहा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देकर अपने ज्ञान को गहरा कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी विषय पर चर्चा करें, तो उसे और गहराई से समझने के लिए सवाल पूछें। 2, सच्चाई के प्रति वफादार रहें। सोक्रेटिस ने अपनी आस्था और सत्य के लिए अपनी जान दे दी। जीवन में कभी कभी हमारे सामने ऐसे पल आते हैं जब हमें सही या आसान में से एक चुनना पड़ता है। हमेशा सही के लिए खड़े होने की हिम्मत रखें। 3, आत्मज्ञान की खोज करें। प्लेटो की यह रचना आत्मज्ञान की आवश्यकता को उजागर करती है। खुद को जानना और समझना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। प्रतिदिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें और अपने विचारों का विश्लेषण करें। 4, समाज के दबाव में न झुकें। सोक्रेटिस ने समाज की राय के बावजूद अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। परिवार और समाज के दबाव में अपनी सच्चाई और मूल्यों को कभी न भूलें। यह कठिन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह अधिक फायदेमंद होगा।
5. मृत्यु से न डरें, जीवन को जियो। सोक्रेटिस ने दिखाया कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे हमें डरने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन में अज्ञात को गले लगाना सीखें। जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए। जाने से पहले मुझे बताइए। नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कंसेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।